एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ युवा गजलकार हेमंत गौतम जी हैं। हेमंत गौतम जी एक अधिकारी है राज्य की सेवा में, लेकिन साहित्यिक यात्रा इन्होंने इनकी कब से प्रारंभ की, इसके पीछे इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, और छोटी सी उम्र में एक पुस्तक सामने लाना, ये भी एक बड़ा गौरव का विषय है। इन सब चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं हेमंत गौतम जी से। हेमंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई, और इसके जो काव्य यात्रा है आपकी, वो कब से आपने शुरू? नाम तो जैसा कि आपने बोल दिया हेमंत गौतम है जी। और जो पैतृक गांव है हमारा वो कसार है, यहाँ से कोटा जिले से 25-26 किलोमीटर दूर है। तो शुरुआत में 6-8 साल तक वहीं पे पढ़े। उसके बाद पापा आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में है, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो अलग अलग विलेजेस हमने चेंज किए। जी। फिर 9th क्लास से मेरी स्कूलिंग कोटा में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में, जो दादाबाड़ी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी स्कूल। अच्छा। फिर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से बीएससी हुई। फिर एमएससी फिजिक्स मैंने किया आईआईटी गुवाहाटी से, उसके लिए 1 साल तैयारी की, फिर वहां पे मैं चला गया। उसके बाद 10-12 साल तक मैंने कोचिंग, जो आईआईटी जेईई की कोचिंग होती है, उसमें फिजिक्स पढ़ाया। उसमें स्थायी रूप से 5 साल मैंने नारायणा में पढ़ाया, सूरत में। फिर वहां से थोड़ा मन बदल गया, तो फिर वहां से ब्रेक लेके और गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी की। उसमें हो गया, तो उसके बाद वो सेलेक्ट करके अभी प्रोविजन कंप्लीट हुआ है, पोस्टिंग अवेटेड है। बहुत बढ़िया। तो ये तो एकेडमिक हुआ। जी। लिखने की जहां तक बात है, तो जो मतलब ऐसे मुझे 8-10 साल हो गए छोटे मोटे लिखते लिखते, पर वो लैंग्वेज बैठते फिर अभी पिछले 1-2 साल से मैं एक्टिवली लिख रहा हूँ। उससे पहले जो था वो आप ऐसे मान सकते हो कि एक प्रैक्टिस है कि कोई कॉन्सेप्ट अपने को दिख गया, 2 लाइन लिख दी, छोड़ दिया, फिर कोई कॉन्सेप्ट दिख गया, फिर 2 लाइन लिख दी, छोड़ दिया। वो वैसे मतलब जमी हुई बात नहीं थी। वो अब पिछले 1-2 साल से वो थोड़ा होने लगा। हेमंत जी, साहित्य सृजन करना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि आप युवाओं और पढ़ाई भी करते थे, और साहित्य सृजन कितनी बड़ी कठिन तपस्या थी है इस बीच की आपकी। मतलब ऐसे में इसको कोई वो एग्जेगरेट करके कोई तपस्या तो नहीं बोलूंगा, पर ये था कि रोजमर्रा को जो आपको ऑब्जर्व होता है, जो आपकी सोच चलती है, तो वो अपने आप आ जाता है। मतलब मैंने इसके लिए कोई कभी बैठ के, यूं एक होता है ना कि बहुत देर बैठ के कुछ लिख रहे हैं, सोच ऐसा कुछ नहीं किया है। वो आता गया धीरे धीरे, वो लैंग्वेज थोड़ी सेट होती गई, और चीजें तो अपन देखते ही हैं, लोगों से मिलते ही हैं, किसी भी काम के सिलसिले में आप बाहर जाते हो, 10 बातें होती है, तो वो धीरे धीरे फिर इसमें आने लगे। ऐसा। हेमंत जी, साहित्य सृजन में क्या पारिवारिक भूमिका आपकी महत्वपूर्ण रही? महत्वपूर्ण, हाँ, जैसे मेरे पापा जो हैं वो राजस्थानी के पोएट हैं, तो हो सकता है, मतलब अब ऐसे आप तो ये तो नहीं कह सकते, जेनेटिकली चीजें होती है साइंस के हिसाब से, पर हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि वहां से मुझे वो सोचने का कुछ एक नजरिया मिला हो, या शब्दों को जो मिलाते हैं बिठाते हैं, वो आप में, आपके जीन में होता है ना, वो ये हो सकता है कि वहां से आया हो। हेमंत जी, तुकबंदी करना एक अलग विषय होता है। हाँ, लेकिन इस उम्र में साहित्य सृजन कर एक कृति समाज के सामने लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं तो यानी हिंदी साहित्य में तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन आपने उर्दू विधा को अपनाया, तो ये प्रेरणा मिली कहाँ से आपको? ये आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब उर्दू भी, खैर मैं तो कोई लिटरेचर का तो बंदा हूं नहीं, तो उर्दू भी कोई शुद्ध नहीं है, हिंदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। पर वो यूं है कि मतलब मुझे कोई चीज, जैसे कोई बात कहनी है, तो मैं 2 लाइन में उसे खत्म करना ज्यादा
अच्छा समझता हूँ, जी जी रादर देन उसको जी जी लंबा खींच लंबा खींचने के। जी या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कोई लिटरेचर से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझे लंबा खींचना नहीं आता है। बिल्कुल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जी पर हाँ, वो शुरू से मैंने इसी तरह लिखा कि कुछ दिखा तो 2 लाइन लिखी, खत्म हो गई, अगली 2 लाइन का पिछली 2 लाइन से कोई संबंध जी नहीं है। तो वो बस ऐसे चलता गया, चलते-चलते वो कब हो गया एक्चुअली मुझे भी वो पता नहीं है। जी यानी गजल लिखते हैं यानी शेर शुरू होता है, अगला जो शेर होता है उसका अलग अर्थ होता है। अलग अर्थ होता है। तो कैसे आपने मतलब इस किताब में सजोया, मतलब कैसे विचार आते थे आपके जो आपने इसमें अंकित कर दिए? अब ये तो ऐसे तो उसको बयान ऐसे कर पाना तो मुश्किल है, जी पर जैसे कोई अपने दिमाग, वो आपको सुनोगे तो आपको फिर मैं समझा पाऊँगा जी अच्छे जी से, जी जी कि कुछ अपने दिमाग में अगर आ गया कि ये कोई कॉन्सेप्ट है या ये कोई लाइन है, तो उससे संबंधित जितनी भी आप चीज़ें इधर-उधर से ढूँढ सकते हो। जी और जी वो बहुत ज़्यादा खोजने से तो मुझे कभी आया नहीं, वो जब आया तब आया, जब आया तो मैंने लिखा, जी इतना सा है। अहमद जी, वैसे उर्दू शायरी प्रेम पर ज्यादा आधारित थी, हाँ, यानी प्रेमिका हाँ, का प्रेम उसका आपसी बातचीत वार्तालाप करना। वार्तालाप। तो आपने क्या इस गजल संग्रह में ऐसा दर्शाया? कहीं-कहीं, जी हमेशा नहीं, क्योंकि ये जो प्रेम पर आधारित गज़ल का जो आप बोल रहे हो, ये 1500-1600 ईस्वी के आसपास जी था। जी उसके बाद तो फिर शायरी ने बहुत डाइवर्स हाँ बदलाव आया। हिसाब किताब ले लिया ना, जैसे जी अहमद फराज और फैज अहमद फैज, इन्होंने तो क्रांति के ऊपर भी खूब सारी चीजें लिखी। जी अल्लामा इकबाल ने देशभक्ति के ऊपर लिखा। तो वो चीज तो काफी पहले गजल्स में छूट चुकी है। छोड़ चुके। हाँ, कहीं कहीं आपको बात कहने के लिए कुछ प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल तो वो आज भी जो 2-5 प्रतीक हैं गजल में, मैकाना हो गया, इश्क जी हो गया, वो जो सेट है, तो वहां जब आप लिखते हो तो उसी के लिए लिख रहे हो ऐसा नहीं है। जी जी वहां से कुछ आप और कहने की कोशिश कर रहे हो, जी पर वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, सेट हो गई है तो चल रही है, जी ऐसा है। हेमंत जी, जैसे आपने गजलें लिखना शुरू की होगी, हम्म, तो लिखना एक अलग विषय होता है, लेकिन उसको सही दायरे में लिखना, तो हम्म। आपने किसी से प्रेरणा ली या किसी को दिखाया? हाँ, दिखाया मैंने, मतलब जो विजय कुमार जी हैं, पापा के दोस्त हैं, जी एक निर्मोही जी हैं, उनको दिखाया। पर प्रेरणा की जहां तक बात है, तो वो जो एक होता है ना बहर में, उनका एक शब्दों का एक मापदंड होता है, जी तो वो जी तो कभी मैंने ध्यान दिया नहीं। जी जी ठीक है। हाँ, बोल के जो मेरे रिदम में जैसे बैठ रही है, उसको मैं हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ कि, और एक्चुअल में कविता या गजल का मतलब बोलने से है, जी लिखने से तो उसका कोई ज्यादा संबंध है नहीं। जी जी तो मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं जब बोलूँ तो वो एक जैसी रहे, कहीं अच्छा होता है, कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो धीरे धीरे जी सुधर रहा है। हेमंत जी, कोई गजल सुनाए हमारे दर्शकों ये तो कोई बात नहीं कि कदम दो कदम चलो, को? वाह ये तो कोई बात नहीं कि कदम दो कदम चलो, जो मेरे साथ ही चलना है तो हरदम चलो। वाह पूरे रास्ते भर उजाला तो कभी होगा नहीं, पूरे रास्ते भर उजाला तो तो कभी कभी होगा होगा नहीं, नहीं। एक कदम तक दिखता है तो एक कदम चलो। वाह इस तरफ है नफरतें, उधर शायद सुकून मिले, इस तरफ है नफरतें, उधर शायद सुकून मिले। चलो चलो इश्क के दरिया के पार हमदम चलो। साधु के पैरों को कभी इजाजत नहीं है थकने की, साधु के पैरों को कभी ये इजाजत नहीं है थकने की। एक मंदिर में रुको और भर के अपना दम चलो। वाह आपकी तरफ आने में जो झिझके उसके कदम, आपकी तरफ आने में जो झिझके उसके कदम। प्यार अपनी जगह है पर आप भी कुछ कम चलो। वाह मेरे नसीब के आगे क्यों वक्त अपना करती हो जाया, मेरे नसीब के आगे क्यों वक्त अपना करती हो जाया। आओ मेरी हसरतों कर दें तुमको दफन चलो। वाह ये कैसा सफर है कि खुद को ही याद न रह पाएगा, ये कैसा सफर है कि खुद खुद को ही याद न रह पाएगा। आज नंगे आए हो कल ओढ़ कर कफन चलो। वाह क्या ये इस बड़ी, तरह से। क्या बड़ी, कितनी बड़ी बात कही है आपने। हेमंत जी, ये जो आपने साहित्य सृजन किया, हम्म। ये आपका श्रम साध्य कितने दिनों का है? ये बुक एक साल की, एक एक 1.5 साल की है। जी और उसके पहले जो किया वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो अरेंज नहीं हो पा रहा था, जी या जैसे 2 लाइन लिख गई फिर कुछ आ नहीं रहा है, तो वो जहां जहां छूट जाता था। तो
जो मैंने प्रॉपर अरेंज वे में किया है वो आप 2022 से शुरू मान सकते हैं। जी, जो आपकी कौन सी पुस्तक प्रकाशन में आई वो हमारे दर्शकों को बताएं। यही है, इश्क दुनिया और हकीकत करके एक है, और मैं हाजिर नाम से लिखता हूँ। जी, मतलब मेरा जो पेन नेम है वो हाजिर है। हाँ जी, हाजिर। अच्छा। सही नाम होता है। क्या मानते हेमंत जी, आगे भी आपका साहित्य सृजन चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हिंदी गजलें भी आप लिखोगे? हाँ बिल्कुल, हिंदी हिंदी उर्दू जैसा आ जी। जाएगा जितना अपने को नॉलेज है उस जी, हिसाब से। वैसे आपने युवा हो, पढ़ाई का माहौल तो आपके हमेशा रहा ही साथ में। तो जब आपने गजलें लिखना प्रारंभ, किन किन गजलकारों, देश के जो नामी गजलकार है, किन किन को आपने पढ़ा? पढ़ाई तो मैं खैर उसको अब कर रहा हूँ, पढ़ने से ज्यादा मेरा शुरू हुआ सुनने से। जी, जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वालियां मैं बहुत सुना करता था, अच्छा, जगजीत सिंह जी को मैंने बहुत सुना है, तो वहां से वो थोड़ा मुझे बैठने लगा। जी। तो ज्यादातर मतलब अगर आप शायरों को पढ़ने की बात करेंगे तो अभी मैं उसमें थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ 2-4 महीने से, अब मैं उसको पढ़ने लगा हूँ। अच्छा, यानी अब लेकिन समझने लगे हो अब उनको। समझने लगा हूँ ज्यादा, मतलब पढ़ने को। यानी सुनने से आपको साहित्य की तरफ हाँ आपका रुझान हाँ, हुआ। मुझे अच्छा लगा मतलब वो जी, सुन। जब आप बड़े शायरों की जब गजलें या कव्वालियां सुनते हो तो कैसा एक मन में रिदम आता था उस समय आपके? वो उसकी मतलब गजल की जो एक खास बात है वो यही है कि बहुत संक्षिप्त जी, रूप में किसी को कह देना, और दोनों तरह से लोग लिखते हैं। जैसे जो मतलब जितने भी नॉर्मली फेसबुक पे आते रहते हैं मुशायरे वगैरह तो मैं जी। सुनता रहता हूँ, तो कुछ लोग फ्री होके लिखते हैं, कुछ लोग उसको म्यूजिकलिटी में लिखते हैं, सही लिखते हैं, तरन्नुम में वो। तरन्नुम में लिखते हैं। जी, तो वो तो डिपेंड करता है आपको कब कौन सा जी, ख्याल आ रहा है। पर जिसने मुझे आकर्षित किया है गजल लिखने के बारे में वो है डाइवर्सिटी, कि अच्छा, आप मतलब हर 2 लाइन के बाद अपनी बात पलट सकते हो, जी। ये एक यहाँ से एक अलग दुनिया से कहीं से ला सकते ला हो, सकते तो हो, खूब सारी चीजें उसमें हो जाती है। मतलब हर शेर अलग अलग हाँ, हर शेर विषय पे अलग हो विषय सकता पे है। हो सकता है, ये मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है बात। बहुत सुंदर बात। हेमंत जी, आपके पिताजी हम्म। एक रचनाकार है, उन्होंने जिस विधा में लिखा, आपने उस विधा को नहीं अपना के एक अलग विषय चुना। तो पिता से क्या आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रही लिखने हाँ, के प्रति? लिखने के प्रति तो प्रेरणा मिलती रही, पर वो यूं है कि मतलब वो आता है तभी आता है, आप केवल प्रेरणा लेके उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो जब आपके पास आएगा तो आप लिख दोगे, इतना सा जी, है। जी। मतलब आप बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी साहित्य सृजन करना, यानी समय का अभाव, कैसा लगता है ये सब काम करने में आपको? ये तो समय का अभाव तो है, अब जितना फ्री हो जी, पाते हैं उतना ही कर पाते हैं। जी। ये है। जब लिखते हो तो कैसा आनंद आता है अपने अच्छा मन को? लगता है बहुत, मुझे अच्छा लगता है, मतलब विचारों में डूब जाना थोड़ी देर के लिए, लिखो आप कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जी, जी, पर ये चीज अच्छी लगती है कि आप अपना कुछ सोच रहे हो जो कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, या मतलब बायस्ड नहीं है, अपन ये बोल सकते हैं ना, जी, उसके अलावा तो दिन भर आप जो जीते हो वो बायस्ड है एक तरह से। जी, जी। कोई और गजल आप हमारे दर्शकों को पेश करो। कब तलक परेशान रहोगे कि तुम हो किस तरफ, वाह, कब तलक परेशान रहोगे कि तुम हो किस तरफ, आज फैसला कर डालो इस तरफ या उस तरफ। वाह, कब क्या तलक बात! परेशान रहोगे कि तुम हो किस तरफ, आज फैसला कर डालो इस तरफ या उस तरफ। अगर इल्म से बाहर हो दो रास्तों में चुनाव करना, वाह, अगर इल्म से बाहर हो दो रास्तों में चुनाव करना, उस तरफ न जाना दुनिया जाती हो जिस तरफ। क्या बात है! बहुत अगर सुंदर। इल्म से बाहर हो दो रास्तों में चुनाव करना, उस तरफ न जाना दुनिया जाती हो जिस तरफ। मुश्किलें और बढ़ गई है बेहिसाब नसीहतों के बाद, मुश्किलें और बढ़ गई है बेहिसाब नसीहतों के बाद, तय करना नामुमकिन है कि जाना है किस तरफ। वाह, आगाह करता हूं उसकी महफिल में जाने से पहले, आगाह आगाह करता हूं उसकी महफिल में जाने जाने से से पहले, पहले। इस तरफ फिर आया नहीं जो भी गया है उस तरफ। वाह, क्या बात है, क्या! दिल के रास्ते पर अब गिने चुने लोग मिलते हैं,
दिल के रास्ते पर अब गिने चुने लोग मिलते हैं, सब बहुत मशगूल हैं, कोई आता ही नहीं इस तरफ। वाह, क्या बड़ी बात। अतीत के कदम जो देखे तो बर्बादियां वक्त की मिली, अतीत के कदम जो देखे तो बर्बादियां वक्त की मिली, उस तरफ जाना नहीं था, हम चले गए थे जिस तरफ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। हेमंत जी, आपकी जो ये पहली कृति सामने आई है, इसमें कितनी गजलें आपने संकलित की? इसमें 200 के आसपास है, 201। जी। अब आपका आगे का जो सफर है वह क्या साहित्य की तरफ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, वो मैं लिखता रहूंगा। यानी और किन किन विधाओं में आपकी ज्यादा रुचि है लिखने के? अभी तो मैंने यही किया हुआ है, फिर आगे जैसे जैसे समय मिलेगा तो मैं उसको जितना सुनूंगा, जितना देखूंगा, उतना समझ जाऊंगा। जी। ये आपने जो आपकी गजल की जो ये कृति आई, इसके अंदर आज के समाज के लिए, युवाओं के लिए क्या आपने प्रेरणा दी इसमें? प्रेरणा मतलब ऐसे स्पेसिफाइड तो मैंने किसी के लिए नहीं लिखा है, पर कभी मतलब बीच बीच में आपको ये झलक देखने की, उसमें झलक ये दिखेगी कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है सोसाइटी में। आप पैदा होते हो तो बहुत सारी चीजें तय कर दी जाती है कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, तो बीच बीच में उस चीज पे मैं लिखता रहता हूँ कि ये सब मानने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं जी। जो आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर जो होगा सो होगा जी। तो यही है कि स्टीरियोटाइप ना बने आप ज्यादा कि किसी ने कुछ तय कर दिया है कि ऐसे तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं। वो उसने उसके हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से देखिए। हेमंत जी, आप युवा हो, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह आप जी रहे हो, यानी अपना अध्ययन भी, लेकिन उसके साथ साहित्य सर्जन भी आपने गले में लगा रखा है, और एक खुशहाल जीवन एक युवा में होना चाहिए, क्या आज के युवाओं को संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को अभी जो मैं संदेश में देना चाहूंगा वो यही है कि आप एक तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई या जो भी आपका स्किल हो उस पर थोड़ा फोकस करें, ताकि जिससे आपकी आजीविका थोड़ी आसान हो सके। मतलब वो कंपटीशन बहुत है अभी जमाने में, तो कोई भी स्किल आप डेवलप करें। जैसे कि हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि उनकी एज 30 साल हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, लेकिन उन्हें आता कुछ नहीं है। तो या तो वो करें, या पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें। उसके अलावा आपके जो फ्री टाइम मिलता है, तो जो भी आपका कुछ शौक हो पर्सनल, जैसे लिखना हो गया, पेंटिंग बनाना हो गया, या किसी का कुछ अच्छी मूवीज देखना हो गया, पढ़ना हो गया, तो उससे भी आप जुड़े रहें, क्योंकि वो आपको खुद के साथ रहने में थोड़ी मदद करता है जी। हेमंत जी, जाते जाते एक गजल हमारे दर्शकों को सुना के जाए। एक में थोड़ी गा के सुनाऊंगा आराम से, तरन्नुम में। ये आरजू शब्द है जी, इसका मतलब डिजायर होता है, तो उसके आसपास मैंने लिखी हुई है। जब से दिल को हुई तेरी हुकूमत की आरज़ू, जब से दिल को हुई तेरी हुकूमत की आरज़ू, छोड़ दी हमने अब किसी इज्जत की आरज़ू। वाह, क्या बात। वहीं रह लेंगे जहां मिल जाएगा तू, वहीं रह लेंगे जहां मिल जाएगा तू। न जहन्नुम की फिक्र, न जन्नत की आरज़ू, न जहन्नुम की फिक्र, न जन्नत की आरज़ू। बिकने वालों के जहन में आते जाते हैं हिसाब, बिकने वालों के जहन में आते जाते हैं हिसाब। लुटने वालों को नहीं रहती कीमत की आरज़ू। क्या बात है। बिकने वालों के जहन में आते जाते हैं हिसाब, लुटने वालों को नहीं रहती कीमत की आरज़ू। तोड़ ले गया फूल को
कोई हाथ बचा कर। वाह। ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश हुई है कि इसे नेचर ने कुछ चीजें बनाई है जी, तो उनका एक पर्पस है, और अगर आप कोई भी छेड़खानी करते हो तो उस पर्पस के, उसका जो पर्पस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल उसके सही। ऊपर ये 2 लाइन लिखी है। जी, तोड़ ले गया फूल को कोई हाथ बचा कर, यतीम हो गई कांटों की हिफाजत की आरज़ू। क्या बात है। फिर किसी इश्क के हिस्से में आई तन्हाई, वाह। फिर किसी इश्क के हिस्से में आई आई तन्हाई। तन्हाई, फिर किसी घर को रह गई जीनत की आरज़ू। वाह, क्या बात। फिर किसी इश्क के हिस्से में आई तन्हाई, फिर किसी घर को रह गई जीनत की आरज़ू। कतार जिम्मेदारियों की दूर तक देख कर, वाह। कतार जिम्मेदारियों की दूर तक देख कर, रोज दम तोड़ देती है मेरी फुर्सत की आरज़ू। क्या बात। रोज दम तोड़ देती है मेरी फुर्सत की आरज़ू। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरन्नुम में आपने गजल पेश की। बहुत सुंदर। हेमंत जी, आपका जो साहित्य सृजन वास्तव में बड़े उच्च कोटि का है, जैसा आपने सुनाया। और हम यही आशा करते हैं कि आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहे और देश के जो वरिष्ठ साहित्यकार, गजलकार, वो उनमें अपना नाम मुकाम हासिल कर सके, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ युवा गजलकार हेमंत गौतम जी। छोटी सी उम्र में, यानी छोटी मोटी बात नहीं है, एक कृति समाज के सामने लाए हैं। और इनका यही मानना है कि अपने इस व्यस्त समय में से समय निकाल कर, समय चुरा कर साहित्य सृजन में अपना योगदान ये देते रहेंगे और समाज और युवाओं के लिए अच्छी गजलें सामने लाएंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।